नमस्कार, आपका स्वागत है दिल्ली लॉ फर्म में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समाज और न्याय व्यवस्था दोनों को गहराई से प्रभावित किया है। ये विषय है दहेज कानून का दुरुपयोग, झूठी शिकायतें, टूटे हुए रिश्तों में पति पक्ष और पत्नी पक्ष के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद और हाईकोर्ट द्वारा 482 सीआरपीसी के तहत एफआईआर को क्वैश करने की प्रक्रिया। इस चर्चा में हम एक हालिया और बेहद महत्वपूर्ण निर्णय सागर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का उदाहरण लेकर समझेंगे कि अदालत कैसे तय करती है कि कौन सा मामला वास्तविक दहेज अपराध है और कौन सा मामला केवल निजी दुश्मनी, बदले की भावना या भावनात्मक प्रतिक्रिया का परिणाम है। भारत में विवाह केवल दो व्यक्तियों के मिलन का नाम नहीं है। ये दो परिवारों के बीच एक सामाजिक और सांस्कृतिक बंधन भी होता है। लेकिन जब इस रिश्ते में असहमति, गलतफहमियां या विवाद जन्म लेते हैं तो कई बार स्थिति इस हद तक बिगड़ जाती है कि लोग कानूनी हथियारों का उपयोग करने लगते हैं। कभी पत्नी पक्ष की ओर से पति और उसके परिवार पर आरोप लगते हैं, कभी पति पक्ष की ओर से पत्नी या लड़की के परिवार पर गंभीर आपत्तियां उठाई जाती हैं। ऐसे में दहेज कानून अर्थात डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कई बार वास्तविक पीड़ितों को सुरक्षा देता है, लेकिन कई बार इसका इस्तेमाल गलत दिशा में भी हो जाता है। हम सबसे पहले इस केस की कहानी को समझते हैं। ये मामला उस समय शुरू हुआ जब एक लड़का और लड़की के बीच विवाह का रिश्ता तय हुआ। दोनों परिवार खुश थे, सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन जल्द ही लड़के को महसूस हुआ कि लड़की लगातार देर रात फ़ोन करती है, मैसेज भेजती है और उसे ये आदत उसके लिए असहज महसूस कराती है। उसने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने इसे उसकी मानसिकता या सोच का मुद्दा बना दिया। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि दोनों परिवारों के बीच बैठक बुलानी पड़ी। 16 मई को हुई इस बैठक में लड़के का व्यवहार बहुत आक्रामक और तानापूर्ण बताया गया। पति बनने वाला लड़का और उसका परिवार इस व्यवहार से काफी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि सगाई के दौरान ही इतनी असहमति है तो विवाह के बाद स्थिति और बिगड़ सकती है। इसी कारण लड़के ने विवाह तोड़ने का निर्णय लिया, जो उसने 20 मई को लड़की पक्ष को बता दिया और 24 मई को उसने लिखित पत्र भेजकर ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो विवाह आगे नहीं बढ़ा सकता। यही वो बिंदु था जहां से विवाद ने कानूनी रूप लेना शुरू किया। लड़की पक्ष ने इस निर्णय को अपमानजनक, गलत और सामाजिक रूप से हानिकारक माना। अक्सर होता यह है कि जब विवाह टूटता है तो समाज लड़की पक्ष के परिवार को दोषी ठहराता है। इसी दबाव और भावनाओं के कारण कई बार परिवार कठोर कदम उठाते हैं। यहाँ भी यही हुआ। परिवार के एक सदस्य, जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने लड़के और उसके माता-पिता को धमकी दी कि यदि विवाह नहीं किया तो वे दहेज का केस दर्ज कर देंगे। 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें कहा गया कि पति पक्ष ने दहेज में स्विफ्ट डिजायर कार की मांग की थी। उन्होंने बताया कि लड़का कह रहा था कि उसके पास पुरानी ओल्टो कार है, जिसे बेचकर 1.5 लाख मिलेंगे और नई कार खरीदने के लिए 5 लाख की जरूरत है। लड़की के पिता ने इस बातचीत को दहेज मांग मान लिया, जबकि ये सामान्य आर्थिक चर्चा भी हो सकती थी। अदालत ने इसी बात को महत्वपूर्ण माना। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि दहेज कानून में मांग शब्द को कैसे परिभाषित किया गया है। केवल ये कह देना कि मुझे नई कार चाहिए अपराध नहीं है। दहेज मांग तब होती है जब विवाह की शर्त पर या विवाह के बदले में लड़की पक्ष से कोई वस्तु या धनराशि की मांग की जाए। अदालत ने कहा कि अगर साधारण बातचीत को भी दहेज मांग मान लिया जाए तो हर परिवार पर गलत तरीके से केस डाला जा सकता है। अदालत ने पाया कि एफआईआर से पहले ही लड़के ने पुलिस अधिकारियों को पत्र भेजा था, जिसमें उसने धमकी और विवाद का जिक्र किया था। यदि कोई व्यक्ति दहेज मांग रहा होता तो क्या वो खुद पुलिस को पहले शिकायत लिखता? बिल्कुल नहीं। इससे अदालत को ये निष्कर्ष मिला कि एफआईआर प्रतिशोध और गुस्से में दर्ज हुई थी। अदालत ने इसे मैलिफाइड कहा। यहाँ 482 सीआरपीसी आता है, अर्थात हाईकोर्ट की वो शक्ति जिसमें वो किसी भी एफआईआर को रद्द कर सकता है। अदालत ने पाया कि एफआईआर में अपराध का कोई ठोस आधार नहीं था, इसलिए एफआईआर को क्वॉश किया गया। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि न्यायालय केवल आरोपों को नहीं बल्कि पूरे घटनाक्रम, दस्तावेज, समय सीमा और मानसिकता को भी ध्यान में रखता है। अब बात करते हैं सामाजिक प्रभाव की। जब दहेज कानून का दुरुपयोग होता है तो असली पीड़ित, जो वास्तव में प्रताड़ना झेल रही होती हैं, उनकी आवाज़ कमज़ोर हो जाती है। अदालतें उलझ जाती हैं, पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है और कानून की गंभीरता कम होने लगती है।
इसलिए समाज और परिवारों को समझना चाहिए कि हर विवाद दहेज नहीं होता और हर असहमति पर एफआईआर नहीं करनी चाहिए। झूठे दहेज मामलों का एक बड़ा नुकसान ये भी होता है कि पति पक्ष का पूरा परिवार, माता पिता, बहनें, छोटी उम्र के भाई, यहाँ तक कि बूढ़े दादा दादी तक इसमें फंस जाते हैं। अदालतें लगातार कहती रही हैं कि ये कानून संरक्षण के लिए है, प्रतिशोध के लिए नहीं। इसलिए एफआईआर दर्ज करने से पहले दोनों पक्षों का शांत होकर सोचना जरूरी है। अगर आप देखें तो विवाह टूटने के मामलों में अक्सर गुस्से में आकर गलत एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन अदालतें भावनाओं पर नहीं चलती, वो तथ्यों पर चलती हैं। और यही इस केस में हुआ। लड़के ने पहले दस्तावेज दिए, पत्र भेजे, अपनी परेशानी बताई। ये सब एफआईआर से पहले था, जिससे साबित होता है कि वो दहेज नहीं मांग रहा था, बल्कि खुद डर और धमकी का शिकार हो रहा था। ये निर्णय उन सभी लोगों के लिए भी एक संदेश है जो झूठी एफआईआर से परेशान होते हैं। कानून आपको बचाता है, बस आपको सही दिशा में लड़ाई लड़नी होती है। एफआईआर गलत है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। दहेज का झूठा मामला हमेशा टिकता नहीं है। सच्चाई और दस्तावेज अंत में सामने आ ही जाते हैं। और अब बात करते हैं कि यदि आप इसी तरह के किसी विवाद में हैं, पति पक्ष की ओर से झूठे आरोप लगे हैं, 498A का दुरुपयोग हुआ है, दहेज का गलत मामला बना दिया गया है, या पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही, तो आपके पास सही कानूनी रास्ता मौजूद है। 482 सीआरपीसी के तहत आप एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। इसके लिए मजबूत ड्राफ्टिंग, प्रमाण, समय रेखा और सही कानूनी रणनीति जरूरी होती है। डेली लॉ फर्म पूरे भारत में ऐसे मामलों को संभालता है, चाहे मामला हो पति पत्नी विवाद का, झूठी एफआईआर का, दहेज आरोपों का, विवाह टूटने का, कस्टडी का या आर्थिक प्रताड़ना का। हमारी टीम आपकी हर स्थिति में कानूनी सहायता प्रदान करती है। हमारा उद्देश्य केवल केस जीतना नहीं, बल्कि आपको मानसिक और कानूनी सुरक्षा देना है। तो चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में हो, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा या देश के किसी भी हिस्से में, यदि आप किसी कानूनी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो बिना झिझक हमसे संपर्क करें। सही मार्गदर्शन आपके जीवन को बदल सकता है। अधिक जानकारी, सहायता, केस विश्लेषण या परामर्श के लिए आज ही हमारी वेबसाइट पर जाएं www.delhilawfirm.news। हम पूरे भारत में केस हैंडल करते हैं और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं।